हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस लेक्चर में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। काफी सिंपल वे में मैंने आपको सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवा लिया है। तो जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपके जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले 26 अगस्त 2022 को होने वाला था, अब एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होकर आपकी 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हो सकता है इन्होंने 2 बार एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन डेट और भी आगे एक्सटेंड हो। तो जब भी कोई डेट एक्सटेंड होती है, सो आई विल लेट यू नो। सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आपका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज को इन्होंने 50-50 एमसीक्यूज में डिवाइड कर रखा है, यानी आपका जो पेपर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको मास्टर्स लेवल का स्टडी करना होता है। सो एपीएस यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है, ये लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से सिलेबस फॉलो करिए। तो आज के लिए मैंने सिलेबस वाली लिंक प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे सिलेबस पूछ रहे थे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है फॉर 50 एमसीक्यूज। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखे, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स हमारे थियरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे ट्रिक्स बताते हैं। देन नोट्स में हमने काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपको बनाकर दिया है। बहुत ही इजी नोट्स है, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। देन मॉक टेस्ट में हमने सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सारा सिलेबस कवर कर रखा है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना प्रिपेयर हुए हो एग्जामिनेशन के लिए। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। सो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, ये आपका रिविजन का काम करती है, आपको इसे एग्जामिनेशन के पहले सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कोर्स हमारा 100% गारंटी वाला कोर्स है। 100% गारंटी के साथ हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, ये जो ऐप है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी। तो आप जल्द से जल्द वहां से आप कोर्स को परचेज करिए, आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने आपका जो स्केड्यूल फिर से रिवाइज हुआ है एपीएस यूनिवर्सिटी का, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, यानी आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। ये आपके 25 जुलाई को ही ये नोटिस आ चुकी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त 2022, यानी आज ही आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करा है तो आप
जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। उसकी डेट भी उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी है विच इज 12 अगस्त 2022। देन नेक्स्ट है आपकी प्रवेश परीक्षा यानी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 सितंबर 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी फिर से आपका स्केड्यूल चेंज हुआ है, आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके पास जिससे कि आपको याद रहे। सो याद रखना है 7 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक हो तो निम्न संख्यक परीक्षण का उपयोग किया जाता। When sample size is more than 30, the following statistical test is used. इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि जब प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक होगा तो उस केस में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करेंगे, कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करोगे, कब, जब आपका जो सैंपल का साइज है ये 30 से ज्यादा हो, मोर देन 30 हो। सो याद रखिएगा जब भी आपका सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तब आप जी टेस्ट का यूज करते हो। मतलब जी परीक्षण के लिए हम यूज करेंगे, जी परीक्षण का हम यूज करेंगे अगर हमारे प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक हो। अब ये जी टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा जैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को हमारी टेस्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस में भी हम जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे आते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ये जी और टी टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और आपका जो सैंपल का मीन है, मतलब आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और सैंपल का मीन होगा। सो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है। बेसिकली इसके लिए हम जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं हम पॉपुलेशन के मीन से और पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से, इसीलिए हम जी और टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी सैंपल का साइज मोर देन 30 होगा और हमें पॉपुलेशन का, याद रखिएगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तब हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। जी टेस्ट कब यूज करा जाता है? जब हमारे सैंपल का साइज 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, आपके जो प्रतिदर्श का आकार है 30 से अधिक हो और आपकी जो जनसंख्या है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता हो, मतलब नोन हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है, आपके जो पॉपुलेशन से आपको जो डेटा मिलेगा वो कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, बेसिकली ये बताते हैं। ये इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और आपके सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है, 30 से अधिक है, तब हम जी टेस्ट का मतलब जी परीक्षण का यूज करेंगे और जी परीक्षण का उपयोग करेंगे। अगर आपके जो सैंपल है, सैंपल का साइज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल का साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, आपको पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, सो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे, मतलब टी परीक्षण का प्रयोग करोगे। सो याद रखिएगा टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, तो उस केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। और जी टेस्ट कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो, 30 से अधिक हो और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि अगर आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक है, मतलब 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और किस टेस्ट का, किस परीक्षण का उपयोग करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का। सो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी टेस्ट। और यहाँ पर हमें एक और
विकल्प दिया गया है, एक और ऑप्शन दिया गया है सैंपल टेस्ट। सैंपल टेस्ट क्या होता है बेसिकली कि आप सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हो, आप आपका जो सैंपल चुन लेते हो, मतलब आपका जो नमूने चुन लेते हो आप रिसर्च में स्टडी करने के लिए, आपके शोध के लिए। सो आप सैंपल पर रिसर्च करते हो और सैंपल को टेस्ट करते हो, और उस टेस्ट से आपके जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसे हम कहते हैं सैंपल टेस्ट। तो सैंपल टेस्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प ए में गिवन है, वो जो कि है जी टेस्ट। अगर आपके जो सैंपल का साइज है 30 से अधिक है, 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोधकर्ता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है? Which one is the primary source of information for a researcher? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्चर के लिए प्राइमरी सोर्स का इंफॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू रिसर्चर को प्राइमरी डेटा मिलेगा। वो कौन सा एक ऐसा विकल्प है और वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, रिसर्च में आप दो सोर्सेस के थ्रू, और जो आपके शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, ये दो सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब उनको जो खुद से मिलती है, वो खुद कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन जो प्योर हो, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हो, जो पहली बार कलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स, जो नई इंफॉर्मेशन होंगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, जो ओरिजिनल डेटा नहीं होता है, बल्कि वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। पुराने कई रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है, पुरानी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी रिसर्च करी गई है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन, जिसमें पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन रिसर्चर को किस विकल्प से मिलेंगी, मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब न्यू इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू रिसर्चर को एक ओरिजिनल नई इंफॉर्मेशन किस ऑप्शन के थ्रू मिल सकते हैं, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो एक एक कर हम सारे विकल्प देखेंगे और पता करेंगे कि किस ऑप्शन और किस विकल्प के थ्रू आपके शोधकर्ता को एक नई इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगी। सो हम ऑप्शन ए देखते हैं, विकल्प ए देखते हैं, जो कि है एजुकेशनल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं शैक्षणिक शोध। अब एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है? जैसे एजुकेशन, एजुकेशन तो हम सबको पता है, जिसमें एजुकेशन जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ते हैं चीजों को, और रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च की जाती है कि एजुकेशन का लेवल किस तरीके से और अच्छा कर सके। तो एजुकेशन रिसर्च में, एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है कि जो भी चीजें हैपन होती है उसी को देखते हुए रिसर्चर उस पर रिसर्च करते हैं। अब जैसे अभी करंट स्टेटस होगा एजुकेशन का, जो कि ऑनलाइन मोड में ज्यादा चल रही है एजुकेशन, सो उसके बेसिस पर रिसर्चर क्या करेंगे कि नेटवर्क्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स की क्वालिटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लैपटॉप्स की क्वालिटी को, पिक्सल रेट, सो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है इजीली वो एजुकेशन, उनकी एजुकेशन और बेहतर हो और अच्छी हो। सो यहाँ पर बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च में रिसर्चर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो बस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से और इम्प्रूव करते जाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च को कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी रिव्यू आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? आप आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं, मतलब पहले से ही यहाँ पर जो सारे पुराने रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सो ऑब्वियसली ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने रिसर्च करी गई होती है, जो पुराने रिसर्चर ने रिसर्च करे होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट होती है। सो ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सोर्स नहीं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल,
रिसर्च पेपर तो हम सबको पता है रिसर्च पेपर क्या होता है, जिसमें आप जो भी आपका रिसर्च का वर्क करते हो वो सारा मेंशन करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक न्यू वर्ड दिख रहा है, प्रोफेशनल जर्नल। प्रोफेशनल जर्नल क्या होती है, जैसे प्रोफेशंस के जर्नल, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉ कर रहा है, सो उनके कुछ पेपर्स होते हैं, उसमें वो कुछ अपने रिसर्च को लिखते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च पेपर है मतलब इनका रिसर्च का वर्क हो जाता है, रिसर्च का काम हो जाता है, तब ये मेंशन करते हैं। सो रिसर्च पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल में भी आपको जो रिसर्च पेपर के प्रोफेशनल जर्नल में भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी सेकेंडरी सोर्स होंगी, प्राइमरी नहीं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसस। सेंसस क्या होता है, सेंसस पॉपुलेशन में से हर एक एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से आप प्रत्येक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जनसंख्या एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हो, पॉपुलेशन के में से हर एक एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सो इंडिया में, भारत में सेंसस मतलब जनगणना हर 10 साल में करा जाता है, हर 10 ईयर्स में किया जाता है, जिसमें आप हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन गेन करते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यू होती है। सो यहाँ पर सेंसस के थ्रू रिसर्चर को और आपके शोधकर्ता को एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और उसके थ्रू रिसर्चर एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, न्यू डेटा को जनरेट करते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसस। नेक्स्ट, यादृच्छिक नमूने में जनसंख्या में से किसी आइटम के चयन करने की संभावना है। इन रैंडम सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अगर आप यादृच्छिक नमूनों को चुन रहे हो, मतलब आप यादृच्छिक नमूनों के वे से चुन रहे हो, मतलब आप रैंडम सैंपल चुन रहे हो, रैंडम वे से, यादृच्छिक वे से आप पॉपुलेशन में से, आपकी जनसंख्या में से आइटम्स को चुन रहे हो, आपके मेंबर्स को चुन रहे हो, तो वहां पर आपके पॉपुलेशन में से हर एक आइटम के चुने जाने का चांस क्या हो गया, उसकी संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग मतलब सिलेक्ट होने का चांस कितना हो गया अगर आप रैंडम वे से पॉपुलेशन में से, मतलब कि जनसंख्या में से नमूनों को चुन रहे होंगे। तो क्या चांस होगा, कि 0 चांस होगा, या फिर एक ही व्यक्ति के चुने जाने का चांस होगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ पता होगा, या फिर कुछ डिसाइडेड नहीं होगा, अनडिसाइडेड। तो हम पता करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सो यहाँ पर रिसर्चर, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लिया एक रिसर्चर है, वो रैंडम वे से सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है। सो रिसर्च में आप दो तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लेते हो, मतलब आपके सैंपल्स को चुन लेते हो, एक रैंडम सैम्पलिंग में से, एक नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें आप रैंडमली चुन लेते हो। जैसे मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कुछ मेंबर है, ये आपकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स है, 8-10 मेंबर्स है। अब यहाँ पर आपको आपके सैंपल को चुनना है, तो आप क्या करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि ये पर्सन कौन है, मुझे इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिर नहीं, आप रैंडमली किसी को भी चुन लोगे और ये आपके सैंपल्स बन जाएंगे, जिसको आपने 2-3 लोगों को चुन लिया और आप इस पर रिसर्च परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आप रैंडमली चूज कर रहे हो, तो कभी हो सकता है कि कुछ ना कुछ, 0 तो चांस नहीं होगा क्योंकि हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा, 0 चांस नहीं होगा क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को चुन सकते हो। अगर आप रैंडम वे से चुन रहे हो तो हर एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस इक्वल होता है रैंडम सैम्पलिंग में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे, आप सिर्फ एक ही को नहीं सिलेक्ट करोगे, रैंडम वैसे सिलेक्ट करो तो 2-3 लोगों को आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर 1, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी, विकल्प बी, एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस नहीं होगा अगर आप रैंडम वे से सैंपल्स को चूज कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी के चुने जाने का चांस होगा। मतलब आपको जो हमें जिससे आइडिया लग रहा है, अगर आप खुद रिसर्चर होते तो आप क्या करते, रैंडम वे से अगर आप सैंपल सिलेक्ट करते तो आपको आइडिया, तो कुछ ना कुछ लोग सिलेक्ट होते, आपका ये आइडिया होता है, आपको ये आप बोल सकते हो अगर आप रैंडम वे से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो कि कुछ ना कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस होगा, कुछ ना कुछ आपको नोन होगा। सो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग
वैसे मतलब आप रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन में से कुछ ना कुछ लोगों का चुने जाने का चांस इक्वल होगा और आपका नोन होगा। तो यहाँ पर अनडिसाइडेड नहीं होगा क्योंकि आप सैंपल चूज करते आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नोन, ज्ञात। नेक्स्ट, निम्न में से संदर्भ या संबंधित कागजातों के संकलन को किसके रूप में जाना जाता है? कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस और रिलेटेड पेपर्स इज नोन एज। सो इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें ये पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होंगी, मतलब ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस, मतलब आप रेफरेंसेस को कंपाइल कर रहे, रेफरेंसेस को आप कंपाइल कर रहे मतलब एक से ज्यादा रेफरेंसेस है और आप कुछ रिलेटेड पेपर्स है, मतलब पेपर्स में से आप कोई मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो। सो इससे हम क्या कहेंगे? सो याद रखिए रेफरेंसेस कंपाइलेशन मतलब एक से ज्यादा रेफरेंसेस को अगर हम कंपाइल करेंगे, मिला देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी, मतलब ग्रंथ सूची। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? याद रखिएगा, एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? रेफरेंसेस मतलब जिसमें अगर आपने आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का वर्क यूज करा है, मतलब आपने आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के कार्य का उपयोग करा है, तो आपको उनका नेम प्रॉपर मेंशन करना होता है, उनको साइट करना होता है, उनको एक्नॉलेज करना होता है कि हमने इस ऑथर का हमारे रिसर्च में, हमारे शोध में इनका वर्क यूज करा है। सो याद रखिए आपका जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस का मतलब होता है अगर आप आपके रिसर्च में किसी और शोधकर्ता का काम यूज करते हो तो आपको उनको एक्नॉलेज करना होता है, आपको उनका प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है। इसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। एक से ज्यादा रेफरेंसेस होंगे, अगर एक से ज्यादा आपने आपके रिसर्च में रेफरेंसेस यूज कर रहे होंगे तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी जो होता है आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, मतलब एडिशनल चैप्टर्स में, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री चैप्टर्स का आपका पार्ट होता है आपके रिसर्च रिपोर्ट में। आप सप्लीमेंट्री एंड में लिखते हो बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपने आपके रिसर्च में जितने भी रिसर्चर का वर्क यूज करा है, जितने भी पुराने इंफॉर्मेशन दूसरे रिसर्चर्स की यूज करी होती है, उसका नेम आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है। याद रखिए अगर आप आपके रिसर्च में बिब्लियोग्राफी मतलब अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का काम करते हो लेकिन उनको मेंशन नहीं करते हो तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो अनएथिकल हो जाएंगी, आपकी रिसर्च उस केस में आपकी रिसर्च जो एक चोरी कहलाएगी। तो आपको रेफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप अगर किसी और रिसर्चर का यूज कर रहे हो वर्क तो उनका नेम आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है और एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब जो हमें दूसरे ऑप्शंस दिए गए, दूसरे विकल्प दिए गए, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। बायोग्राफी जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? किसी एक शख्स के जिंदगी के बारे में लिखना, किसी एक शख्स के पूरे जिंदगी में उसने क्या क्या काम करा उसके बारे में उसकी पर्सनालिटी बताना। उसी तरीके से ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब है खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखना, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए और विकल्प बी ये भी गलत होगा, आत्मकथा ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज इंडेक्सिंग, मतलब अनुक्रमण। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने आपकी बुक में भी इंडेक्स देखा होगा, इंडेक्स में आपको आपकी बुक में जो जो चैप्टर्स जो टॉपिक जहां मेंशन होते हैं उनका प्रॉपर पेज दिया होता है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की भी डेफिनेशन नहीं होगी। एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ग्रंथ सूची और बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न, अनुसंधान क्रमविधि समस्या के समाधान का अन्वेषण है परिभाषित किया गया है। Research is a systematic investigation to find answers to a problem is defined by। इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, हमें पता करना है कि ये परिभाषा किस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेफिनेशन किस रिसर्चर ने इस डेफिनेशन को दिया है और किस रिसर्चर की ये डेफिनेशन है।
सो याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, हमें रिसर्चर का नाम बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक पे आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा इस टॉपिक पर। मतलब आपको डेफिनेशन दी गई होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा रिसर्च से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कुछ डेफिनेशंस दी जाएंगी और आपको पता करना होगा कि ये डेफिनेशन कौन से रिसर्चर की है और ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन होगी। तो आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो मैं अपने लेक्चर सीरीज में ये सारे जो मैं आपको डेली वीडियोस डालते रहती हूँ, तो इसमें मैं सारे रोज रोज एक दो दो क्वेश्चंस कवर करूंगी, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो डेफिनेशन है किस रिसर्चर की डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, जिससे क्या आप इजीली 1 और 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च एक हम रिसर्च में बेसिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उनका सोल्यूशन, उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किस तरीके से? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से। सिस्टमैटिक मतलब अगर आप रिसर्च में एक मेथड फॉलो कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं इस मेथड से फॉलो करूंगा, इस मेथड से मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा। सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, तो आप एक पाथ फॉलो करते हो, बेसिकली एक स्टेप फॉलो करते हो। आप कैसे भी, अगर आपने ये परफॉर्म किया, एक मेथड परफॉर्म किया, तो आप दूसरे मेथड से जाओगे, फिर उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। कभी आप रिसर्च में ऐसा नहीं करते हो। अगर आपने रिसर्च आपकी सिस्टमैटिकली नहीं परफॉर्म की, तो आपकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएंगे, आप कभी उस तरीके से रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना है आपको, जब भी आप अगर रिसर्च करते हो, तो बेसिकली हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब हम खोज करते हैं चीज़ों के, सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को बर्न्स इस साइंटिस्ट ने दी है और ये जो परिभाषा है बर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। सो याद रखना है, ये डेफिनेशन बर्न साइंटिस्ट ने 1997 में दी थी ये डेफिनेशन, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आपको इनका नेम याद रखना है, और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।